हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसका जो पार्ट ए है, उसकी थ्योरी और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो बी पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनको जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने ना 4 टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। क्या होते हैं, मैं सारी बातें आपको एक एक करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये सब क्या होता है। फिर हम स्टडी करेंगे मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वेल एज हम स्टडी करेंगे डी मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से हम एक एक करके इन सबको करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो, ये जो जितना भी इतना बड़ा जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो पार्ट ए के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्यों हमने एटॉमिक नंबर को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम चूज किया था। एंड हमने उसके बेसिस पर अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना शुरू कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जब हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तब हमें एक बहुत ही विचित्र बात इसमें नजर आई। और वो ये बात थी कि जितने भी एलिमेंट्स जिन जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे, वो सारे के सारे एक के नीचे एक अपने आप आने शुरू हो गए। मैं आपको ना यहां पर पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे पास ना जब कोई भी एटम हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसको बनाते हैं, तो सेंटर में तो हमारे पास आता है न्यूक्लियस, राइट। एंड उसके अराउंड होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट्स होते हैं ना, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। तो जब हमने इन एटम्स को या इन एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो खास बात ये थी कि हर एक एलिमेंट जो एक ग्रुप में आपको मिल रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके हर एक एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो हर एक में तीन तीन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे चार चार, ऐसे यहाँ पांच पांच, यहाँ पे छह छह, यहाँ पे सात सात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक जो सबसे अनयूजुअल बात थी वो यही थी कि हर एक एलिमेंट जो है, जब उनको अरेंज किया गया तो रेगुलर इंटरवल के अंदर हमें ये दिखता रहा कि यार जो एक एलिमेंट आपको दिख रहा है उसके नीचे वाले एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ऊपर वाले का वो तो एग्जैक्टली सेम है। तो एक ना रेगुलर रिपीटिशन, एक पीरियोडिसिटी हमें इसमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आपको अच्छी तरह याद हो, हमने इसके बारे में भी स्टडी किया था कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली में डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। या मोटी मोटी बात कहूं तो ये डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड इंटरवल के अंदर हमें रिपीट होने मिल रहे थे बेसिकली, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसके अंदर भी हमें पीरियोडिसिटी दिखाई देनी शुरू हो गई। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मान लेते हैं मैं सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में? सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करता हूँ। चलिए इसको थोड़ा ना नजदीक से देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये है। अब ना यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद हमारे पास आता है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये फ्रेंशियम। तो ये जितने भी आपके हैं यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स के नाम लिए हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। आप पहले वाले को छोड़ दो क्योंकि ये ना आप डीमेरिट्स के अंदर पढ़ोगे, पहले वाले को छोड़ दो, इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं
उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? ये देखिए, ये जितने भी मैंने लिखे हैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे कि सबसे पहले सबके सब अच्छे गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। सवाल पहले ही मन में आता है कि सर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? बेटा, जो पर्टिकुलर एटम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए, अब स्टेबिलिटी का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बता देता हूं। एक एलिमेंट या एक एटम अपने आप को स्टेबिलिटी में तब लाता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक से ज्यादा शेल है, अगर एक ही शेल है फिर दो ही होने चाहिए। उसके चक्कर में या तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो रिसीव करते हैं। एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को दे दे वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि लिथियम हो चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में ना एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को देकर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। आप जितने भी यहां पे देख रहे हो सभी यूनिपॉजिटिव आयंस है नेचर में। अब बोलेंगे क्यों? मैंने कहा ना, हर एक के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो 1 पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, जैसे सोडियम है या लिथियम है। सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसकी वजह से Na पॉजिटिव बनता है, पोटेशियम भी K पॉजिटिव बनता है। मतलब यूनि मतलब सिंगल, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है। तीसरे पॉइंट में आता है बेटा कि दे आर सॉफ्ट मेटल। क्या है? सॉफ्ट मेटल होते हैं आपके। ठीक है, एंड इसलिए मतलब अगर हम चाहे ना नाइफ से इजिली सोडियम को कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं वो आपके। फोर्थ नंबर पे आता है कि दे आर रिएक्टिव। क्या होते हैं? दे आर रिएक्टिव एंड thus फाउंड नेमली मेनली इन द कंबाइंड स्टेट। देखो सिंपल सी बात आपको बताता हूं, क्योंकि इनके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो जितने आसानी से आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ना, उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव नेचर का होगा। इसलिए ये जो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं आपके। जैसे मान लो Na है, सपोज Na है, और Cl है। Cl का नंबर 17 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ऐसा करके क्या होगा, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, और ये बन जाता है NaCl। तो आप देख सकते हो कि Na आपको एज ए सिंपल स्टेट में नहीं मिल रहा, आपको Na और Cl एज ए कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट। अगर मेरे पास मान लो सोडियम है, राइट, और उसको आग में डालूंगा तो उसमें येलोइश कलर की जो फ्लेम है वो हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उसको फ्लेम पे रखेंगे तो सब में कलर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये सभी के सभी हाइड्राइड्स बनाते हैं जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं। जैसे सोडियम को हाइड्रोजन से लगाओ तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, NaH जिसको बोलते हैं। उसी तरह अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे आपके। एंड आखिरी, अगर उनको पानी से रिएक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मतलब क्या, एल्कलीज बन जाएंगे आपकी। तो इन सभी का जो बिहेवियर है, इन सभी का जो नेचर है, ये एक जैसा ही रहता है। तो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसी की रिएक्टिविटी कम है, बट एज ए रिजल्ट वो ऐसे ही काम करेंगे। तो ये है पीरियोडिसिटी, मतलब इन सब की पीरियोडिक नेचर हमें एक जैसे मिलती है। और देखो कितना आसान से इनको अगर एक ग्रुप में अरेंज कर दिया तो कितने आराम से हम किसी नेक्स्ट आने वाले जो एलिमेंट है उसके पीरियोडिसिटी, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आसानी से बता सकते हैं। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम के नीचे वाले का क्या नेचर होगा हम आराम से इसमें बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका सबसे पहला पार्ट। क्लियर हो गया? अब कुछ और बातें हैं वो भी देख लेते हैं बेटा हम। पहली बात तो ये कि इट इज नोटिस दैट एलिमेंट विद द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखो मैंने आपको ऑलरेडी अभी अभी बताया है
कि किसी की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन जिन के आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगी आपकी। तभी यहां पे लिखा गया है कि कोई पूछता है ना कि पीरियोडिसिटी किस वजह से है, ये तो कहता है द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी की वजह क्या है, द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैं बार बार यही बात रिपीट करता रहूंगा और एंड में भी आपको यही बात दिखेगी कि देखिए अगर आउटर मोस्ट शेल में एक एक मतलब एक जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग क्या होगी, सिमिलर होगी। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसी मतलब कोई करैक्टर दिखाने जो होता है उसका कम होता है, तो लेकिन बिहेवियर एक जैसा रहेगा इन सबका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारे पास कि द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल, जो प्रॉपर्टी हमारी रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही हो, या सबसे बड़ी बात आप यहां पे देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास है जो ग्रुप वन है, ग्रुप वन के अंदर ना जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो मेटेलिक करैक्टर हमेशा इंक्रीज करता है, तो एक ग्रेजुअली इंक्रीज दिखाई देता है, या तो रिपीट होता हो या तो एक ग्रेजुअली इंक्रीज या ग्रेजुअली डिक्रीज दिखाई देता हो, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है और उस फिनोमिनन को पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, यहां पे जिन जिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा उनका बिहेवियर भी एक जैसा होगा। क्लियर हो गया, पक्का याद रखना, अब इन चीजों को भूलना नहीं है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर के अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ना मतलब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स है ना मैं उनकी तरफ तो लेके जाऊंगा ही, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है। ठीक है, मतलब ग्रुप वाइज हमें क्या देखने को मिलता है और जो पीरियड वाइज है हमें वो क्या देखने को मिलता है। पहले तो देखिए ये आपका सारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स के बारे में अभी तक हमें पता है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हमने अरेंज किया है। इसमें दो चीजें आपको दिखाई देती हैं, बड़े ध्यान से देखना, आराम आराम से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि एक ही बारी में सब खत्म हो जाए, बार बार नहीं हम इसके पीछे लगे रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझना। कुल मिला के देखें तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स आप यहां देख रहे हो, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो कुल मिला के 18 वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई देते हैं। इनको बेसिकली कहा गया है ग्रुप्स। ये क्या है, ग्रुप्स हैं बेटा आपके। उसी तरह अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो 1 2 3 4 ऐसे करके देखो तो कुल मिलाकर 7 ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई देंगी। इनको कहा गया है पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स। अब पीरियड्स कुल मिला के कितने हैं, 7। ग्रुप कुल मिला के कितने हैं, 18। तो 18 ग्रुप होते हैं और जो पीरियड हैं वो हमारे 7 होते हैं। वैसे मोटी मोटी बात अगर बताऊं तो कुल मिला के हमारे पास जो ग्रुप है उनके नाम 1 से 8 तक दिया गया है और जो 18वां ग्रुप आपको दिखाई देता है ना, जैसे कि ये लास्ट वाला आप देख रहे हो यहाँ पे 8A लिखा हुआ है, राइट। इसका बेटा अपना एक मतलब होता है। मतलब क्या कि कुल मिला के देखा जाए तो टोटल तो वैसे 8 ग्रुप हैं, उन 8 ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाए गए हैं तो इन टोटल 18 हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है आपका। ठीक है ना, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे देखो ये 3A लिखा हुआ है, ये 3B है आपके पास यहाँ पे, ये 4A दिख रहा है, ये 4B है यहाँ पे आपके। ये जो AA कैटेगरी के अंदर है ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये जो BB की कैटेगरी दिख रही है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यार हर एक का ना बिहेवियर, हर एक की बात अलग अलग है, तो आराम आराम से समझे, एक एक करके बताऊंगा। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। इन टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। कुल मिला के देखेंगे तो 8 मेजर ग्रुप्स हैं आपके एंड उनके सब ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। और एक आप देख सकते हो जो आखिरी वाला है ना बेटा, इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, इनकी वैलेंसी की वजह से।
इनके ना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, बट वैलेंसी कितनी है? 0। वैलेंसी के लिए अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो 8 से माइनस करना पड़ता है, तो 8 माइनस 8 करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो इनमें मतलब ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती है, इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन है सबसे ज्यादा स्टेबल है आपकी यहाँ पे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके, सो पहले हम बात करते हैं ए ग्रुप की, ठीक है, ग्रुप सब ग्रुप ए की बात करते हैं। अगर मैं सब ग्रुप ए के बारे में बात करता हूं तो कुल मिलाकर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स यहां पे आप देख रहे हो इस ग्रुप में, ये जितने भी मैंने आपको ग्रुप दिखाए हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं इसको। आखिरी वाला तो मैं बता दिया ना, जीरो ग्रुप है, नोबल गैस ग्रुप है, तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। बाकी जितने भी आप देख रहे हो ये है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, वैसे ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके आउटर मोस्ट शेल जो आप यहां पे देख रहे हो वो सारे के सारे इनकम्प्लीट हैं। जैसे कि पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उन्हें 8 चाहिए थे। दूसरे की बात करो 2 ही हैं, तीसरे के 3 है, चौथे के 4 है, एंड सो ऑन, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सभी ये इनकम्प्लीट है। अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या तो देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अब। तीसरे पॉइंट में ये जो आप देख रहे हो ना ग्रुप नंबर 3 4 5, तो 3 से लेके ये 12 तक, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई ये बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे आपको मैं पहले आपको थोड़ी बात क्लियर कर दूं बेटा, कि जब हमारे पास ना किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कहा जाता था कि जब तक आपका इनर शेल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप आउटर शेल की तरफ नहीं जाओगे। मतलब ये कि हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है जो इनकम्प्लीट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके 2 आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब अगर मैं मान लो मेरे पास 3 शेल्स है ना, तो फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा, बट जो सेकंड एंड थर्ड वाला है वो इनकम्प्लीट होगा। मतलब सेकंड वाले को कंप्लीट करे बगैर ही तीसरे में चले जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब आप हायर क्लास में चले जाओगे ना, तब आप सब ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करोगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे किए जाते हैं, जिनकी एनर्जी कम है, किनकी एनर्जी ज्यादा है, कैसे। तो ये सारा जो बातें हैं ना, ये आप 11th क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हो, अभी नहीं। अभी के लिए सिर्फ ये समझें कि हमारे 3 से लेके जो 12 तक है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल जो है, 2 आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। क्लियर? आखिरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, जो आखिरी वाला है जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, ग्रुप नंबर 18, इनमें जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उनको हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो सिंपल सी बात है, इनके आउटर मोस्ट शेल ना कंप्लीट है, और क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो ये हार्डली रिएक्ट करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। हमेशा हमेशा याद रखें कि हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द हीलियम, क्योंकि हीलियम में बेटा होता ही एक शेल है, और मैंने कहा था अगर एक शेल हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है जी। अगर एक शेल है, अगर एक से ज्यादा है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो मैंने जो भी बात आपको बताई है, ये बताई है मैंने ग्रुप के बारे में। अब हम बात थोड़ा पीरियड के बारे में भी कर लेते हैं। कुल मिला के इसमें आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, जिनको हम पीरियड का नाम देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपके पीरियड होते हैं। पीरियड की ना बहुत ही खतरनाक बातें होती हैं, मैं आपको एक एक करके वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप पीरियड वाइज मूव करते हो, जैसे लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, मतलब कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, बेटा जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। जैसे कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो अगले में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अगले में 5 होंगे, अगले में 6, अगले में 7, अगले में 8, अगले में 9,
और लास्ट वाले में 10 तो है ही। तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते हमारे जो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल, याद रखें आउटर मोस्ट शेल, हर में नहीं, ओनली आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाता है। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम तो छोड़ दो ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम आपका 2 ही होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता वो आपका। क्लियर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी एलिमेंट जिस पीरियड का होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ शेल उसमें होते हैं, है ना खतरनाक बात। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम आपका 4th पीरियड में आता है तो इसमें 4 शेल होंगे, 4 शेल होंगे। सोडियम जो है वो तीसरे पीरियड में आता है तो इसके कितने होंगे, 3 शेल होंगे। अच्छा एक बात और बताता हूँ, किसी में कितने शेल होंगे और कितने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आराम से पता लग जाएगा। जैसे कि कोई मुझे मैग्नीशियम का पूछता है, तो मैग्नीशियम जो है वो मेरे तीसरे पीरियड का है तो इसमें 3 शेल होंगे, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से बेटा हम ये करते हैं, पीरियड बताता है कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, ग्रुप बताता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सबसे पहले पीरियड की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ 2 ही आपको एलिमेंट दिखाई देते हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपका हीलियम है। इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वो ये होता है आपका। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सेकंड एंड थर्ड के अंदर। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें, टोटल अगर चेक कर लो आप, इसमें 8 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाले में भी 8 दिखाई देंगे। इसको भी, इसको वो शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड है आपका। उसी तरह अगर मैं 4th और 5th की बात करता हूं, ये वाले और ये वाले की बात करता हूं, ये वाला और ये वाले की, तो इनमें कुल मिलाकर आपको कितने मिलेंगे, 18। इनमें कुल मिलाकर आपको 18 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। और ये जो 18 एलिमेंट्स है ना, ये आपका लॉन्ग पीरियड कहते हैं इसको, लॉन्ग पीरियड। लेकिन जब आप अपने आखिरी 6वें और 7वें में आ जाते हो ना, अब पता क्या, इसमें बड़ी खतरनाक बात है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप ये हरे रंग का डब्बा देख रहे हो, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये 57 to 71 लिखा है, यहाँ पे 89 to 203 लिखा हुआ है, 103, सॉरी 103 लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये डब्बा एक्चुअली पूरा आपके पास लेंथेनाइड सीरीज है, मतलब इस डब्बे के अंदर ये सारे एलिमेंट लाई करते हैं, और इस डब्बे के अंदर ये जो एक्टिनाइड सीरीज है ये सारी की सारी इसके अंदर समाती है। तो इन टोटल क्या है कि 6वें और 7वां, मतलब 6th एंड 7th अगर मैं पीरियड में बात करूं, तो इन टोटल यहाँ पे 32 एलिमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो ये होता है। तो ये जो ये आपको ना सिर्फ एक ही दिख रहा होगा बॉक्स, बट इस बॉक्स के अंदर ये सारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की सीरीज होती हैं। ये वाली क्या होती है हम आगे जाके स्टडी करेंगे, बट इन डिटेल आप 11th में तो बहुत पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। गुड। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो 7th पीरियड है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 और हैं बेटा, जिसको हमने 3B में, ये देखो ये 3B है मेरा, इस 3B के अंदर जो हमारे पास यहाँ वाला, ये वाला डब्बा जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा लेंथेनाइड जो है वो हमारे पास सीरीज होती है, इनको रेयर अर्थ भी कहते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल, इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इसको है, इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको यहाँ बात बताई है ना, ये मोटी मोटी बात है, इससे आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से उनको अरेंज किया गया। तो मेरे को था कि मैं सबसे पहले आपको ना पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये बात पहले मैं आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझा दूं, क्योंकि इसके बाद ना आपके लिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट को समझना, ठीक है, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में तो हम बात कर ही लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स की। देखिए हमारे पास 4 तरह के टाइप हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला बेटा हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर याद हो मैंने क्या बताया था, 1 2 और ये सारे यहाँ से लेके फ्लोरीन तक, ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये जो येलो वाले दिख रहे हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। उसके बाद हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कौन से,
ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को कहा गया, ये जो है ना ये वाले, ये इनर, उसके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और लास्ट बेटा नोबल गैस या इनर्ट गैस के बारे में तो है ही है हमारे पास, ठीक है जी। और एक बात बता दूं, इन्हीं चारों को हमने नाम दिया है इनके कौन से ब्लॉक एलिमेंट, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं, मोटा मोटा बता देता हूं। ये जो दो आप यहां देख रहे हो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाता है। ये जो आप यहां देख रहे हो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिनको ट्रांजिशन की बात है। और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हम बेसिकली जिसकी बात में, ये हमारे क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा आपके, ठीक है। तो हमारे पास हम एक एक करके धीरे धीरे इनको स्टडी करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतने घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये है कि स्टार्ट करेंगे तभी खत्म होगा ना बस यही वाली बात है। तो चलिए एक एक करके बेटा अब इनको हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने अब स्टडी करना बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। अब इसमें कुल मिला के अगर आप देखें तो मेरे पास ग्रुप नंबर 1 है, ये मैंने आपको बता दिया एस और पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ये दोनों बेटा एस ब्लॉक है। ये वाला 1 2 3 4 5 ये मेरा बेटा क्या है, ये मेरा पी ब्लॉक है। अब ये जो ग्रुप 1 आपको दिख रहा है इनको हम बोलते हैं, दैट इज क्या था, एल्कली मेटल्स। और यार इसलिए यार क्योंकि अल्कलाइन होते हैं ना ये, इस वजह से हम इनको बोल देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दो प्लीज। हाइड्रोजन तो एक्चुअली डीमेरिट का एक सबसे बड़ा पार्ट है, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जितने भी है वो मान लेना। अच्छा, उसके बाद जो ग्रुप नंबर 2 आपको दिख रहा है इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ बी वाला, बी होता है बेटा जिस सबसे ऊपर वाला जो है ना वो बेसिकली इनकी पूरी नेचर बताता है। तो ये बोरोन फैमिली है बेटा आपकी, बोरोन फैमिली, ठीक है, फैमिली। ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है आपका। इनको हेलोजेंस कहते हैं, ये वाली फैमिली को हेलोजेंस कहते हैं। वाई हेलोजेंस बेटा, हेलोजेंस क्यों कहते हैं? हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स, मतलब इनसे हम सॉल्ट को बना सकते हैं। तो दे आर सॉल्ट फॉर्मर, हेलोजन का मतलब यही होता है। क्लियर हो गया? तो बेटा ये तो हो गया आपका जो हमने स्टडी किया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके जो नेचर है बेटा, नेचर उसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनको ना बेटा आपने याद रखना है प्लीज, ठीक है। एल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के मोस्ट रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव क्यों है बेटा? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, कम एनर्जी देके भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेक पार्ट करते हैं, इसलिए दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब हम उनको पानी के अंदर डालते हैं, जैसे कोई भी सोडियम लेते हैं ना, मैं आपको ना जो दूसरा चैनल मैंने बनाया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स का, बस बहुत जल्दी मैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स डालने शुरू कर दूंगा। पहले तो आपके सिलेबस के रिलेटेड डालूंगा, उसके बाद जाके मैं उसके अंदर दूसरे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो भी डालूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग वाले भी डालूंगा। तो वहां पे हम ट्राई करेंगे कि सोडियम का हम यूज कर सकें। अगर सोडियम को पानी में मिला दिया जाए तो एकदम से विगरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करता है, एंड बहुत विगरसली ये रिएक्ट करता है पानी के साथ, और हाइड्रोजन को है जो है वो लिबरेट आउट करता है और एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाता है ये। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप 17 की बात करें तो ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, तो याद रखें ये जो है आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो 17 नंबर वाला होता है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स की सीरीज होती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑब्वियस है ये दोनों के दोनों जो है, चाहे एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, ये दोनों के दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इंक्लूड करते हैं आपके। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मेटेलिक करेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट इफ यू मूव, so we can see a regular gradation from metallic to the non-metallic character as one move from of course left to right across the period. Number 2, S and P ब्लॉक वाले ना दोनों तरह के कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं। ये इलेक्ट्रोवेलेंट भी बनाते हैं एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं विद द नॉन मेटल, जिसके बारे में हमने काफी स्टडी करी हुई है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कि जो मेटेलिक नेचर है वो इंक्रीज करता है एज एज वी मूव डाउन एनी ऑफ द 7 ग्रुप्स। ठीक है, मेरे पास जो मैंने सातों ग्रुप आपको रिप्रेजेंटेटिव बताया, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता ही जाएगा आपका, कम कभी नहीं होता आपका। मेटल जो है ऑफ कोर्स वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जहां पे अगर मैं बात करता हूं एक नॉन मेटल की, यहाँ पे मैं बात करें नॉन मेटल की, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। सम हैवियर एलिमेंट्स हैं लाइक टिन एंड लेड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। क्यों होता है बेटा, उसका नेचर आपको आगे जाके समझ में आएगा 11 12 के अंदर कि ऐसा बिहेविंग क्यों करता है आपका। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा आपको। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बता चुका हूं कि ये जो है ना पीले रंग के, जो आपको मतलब बेसिकली यार बात अगर मोटी मोटी बताऊं, यहां से लेके यहां तक वाले ये सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। ठीक है, ये सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं इनर ट्रांजिशन को छोड़ के। इनर ट्रांजिशन मतलब ये दोनों जो है ना, ये एफ ब्लॉक है, ये दोनों एफ ब्लॉक है आपके। बाकी जितने पीले रंग के आपको दिख रहे हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स इनके भी बेटा मेन फीचर्स हैं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, कुछ हम कर तो सकते नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं दे आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनमें से कुछ जो है जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेटा वो होता है जो रिएक्शन को तेज करने में है हमारा हेल्प करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज। याद है आपको मैंने क्या कहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिनके पास दो आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं, तो इनकी ना वेरिएबल वैलेंसी होती है। जैसे कि कॉपर की बात करूं तो हमारे पास Cu पॉजिटिव भी होता है, Cu2 पॉजिटिव भी होता है, राइट, कॉपरस भी होता है एंड क्यूप्रिक भी होता है। तो ये सब बेटा इसके अंदर, जैसे आयरन के अंदर भी आप जानते हो फेरस होता है, फेरिक होता है ना, तो इस तरह से। ओके सो ऑफ कोर्स जब इनके आयंस बनते हैं बेटा तो इनके कलर्ड आयंस होते हैं, तो इनके जो कंपाउंड्स इनके बेटा स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जब है ये हमारे मेन फीचर्स हैं बेटा इसके। क्लियर, गुड। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो ये पीले वाले को छोड़ दो, ये दो हरे वाले जो दिख रहे हैं बेटा ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं को एलैबोरेट करके यहाँ पे दिखाया गया लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड ऑफ कोर्स दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके। ठीक है जी, ऑफ कोर्स बेटा इनके भी कुछ फीचर्स हैं, हम उन फीचर्स को भी देख लेते हैं, सिंपल सिंपल से हैं, फटाफट कर लेते हैं यार। देखिए सबसे पहले क्या है, ऑब्वियस है हैवी मेटल्स हैं एंड उनके भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वेरिएबल वैलेंसीज इनकी भी हैं बेटा, कलर्ड आयंस ये भी बनाते हैं। हाँ, लेकिन एक्टिनाइड्स की सबसे बड़ी बात ये है बेटा, जो सबसे नीचे वाले आप देख रहे हो ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इवन नॉर्मल तो नेचर के अंदर काफी हद तक तो मिला मतलब मिलते भी नहीं है, और हम इनको लेबोरेटरी के अंदर हमने इनको बनाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यही बेटा मेन फीचर्स हैं इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये अच्छी बात मतलब अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड। फिर लास्ट आया था बेटा मेरे पास इनर्ट गैस और नोबल गैसेस के बारे में बात करनी थी। देखिए बात बता क्या है यार, देखो सिंपल सी बात है, ये जो आखिरी वाला आप देख रहे हो ना, ये जितने भी आप एलिमेंट्स यहाँ पे देख रहे हो ये सब हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। इनके देखो हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी देख रहे हो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाईली स्टेबल इन नेचर, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, सो देयरफॉर दे आर इनर्ट इन नेचर। ठीक है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे रखा गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बेटा हमें 2 छोटी छोटी बातें और करनी है, वो भी खत्म कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिज एलिमेंट की। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो हमारे सेकंड पीरियड के अंदर अगर मैं देखूं एलिमेंट्स जो मेरे पास है ना, उनकी प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के जो नेक्स्ट ग्रुप है ना उसके थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ काफी मैच करती है। अब मैं बोलना क्या चाहता हूं मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम के प्रॉपर्टीज की और अगले वाले के मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी की, तो ये लगभग एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। बेरिलियम की बात करूं तो वो एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बोरोन की तो वो सिलिकॉन के साथ उसका जो नेचर है या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो काफी हद तक बेटा आपके प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक आपकी मैच करती हैं। तो क्योंकि डायगनली वो आपस में मैच करती हैं, तो इनको देयर इज अ डायगोनल रिलेशनशिप, वी कैन से देयर इज अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इन एलिमेंट्स को स्पेसिफिकली कहा गया है ब्रिज एलिमेंट्स। क्या कहते हैं अपना, ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है। तो बता दिए, समझ में आ गया ना बेटा। देखो
पहले ग्रुप का सेकंड पीरियड और दूसरे ग्रुप का थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज काफी रिजेंबलेंस होती है उनके बीच में, इसलिए इनको कहा जाता है। ठीक है जी, ब्रिज एलिमेंट। इसके अलावा अगर आप ये तीसरे पीरियड में आ जाते हो ना बेटे, थर्ड वाले में, ये इस वाले के जितने भी एलिमेंट्स आप यहां देख रहे हो, ये वो एलिमेंट्स है जो अपने ग्रुप के नेचर को या अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरह समराइज कर देता है। जैसे सोडियम को देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा सोडियम है, अच्छा भाई ये तो मेटल है, अच्छा इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव है ये, मतलब ये अपने पूरे ग्रुप को की प्रॉपर्टी को अपने थ्रू अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो दीज और वी कैन से दैट द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स समराइजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब उनके ग्रुप का क्या बिहेवियर होगा हम इस एलिमेंट के से जान सकते हैं। तो इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स का नाम दिया गया। तो टिपिकल एलिमेंट्स मतलब जैसे अगर मैं मैग्नीशियम बोलूं तो मैग्नीशियम के दिमाग में आते हुए बोलूंगा यार ये ना इसका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा कम है, दूसरा इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसमें जितने भी होंगे सभी की वैलेंसी 2 ही होगी, इसका बिहेवियर जो है जो इसका बिहेवियर है लगभग सभी की बिहेवियर एक जैसी होगी, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया टिपिकल एलिमेंट्स। आई होप आपको ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जितनी मैंने कैटेगरीज बताई है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो बारे में बताया है, आई होप वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड, अभी बात खत्म नहीं हुई है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा मेरिट्स की। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उनके मेरिट्स क्या है भाई, बहुत ज्यादा मैटर इसमें मेरिट्स थे। नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, एंड ये प्रूवन मतलब देखा है ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे कि ये एक बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी था एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में यार कई चीजें थी जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो बिहेवियर था वो हम आराम से बता पाए जब हमने एटॉमिक नंबर को एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर किया। याद है मैं बार बार बोलता रहता हूँ वो आर्गन और पोटेशियम के बारे में, बस आर्गन का एटॉमिक मास के बजाय वजह से पोटेशियम के बाद आना चाहिए था, बट वो पहले रखा हुआ था, बट एटॉमिक नंबर से वो जस्टिफाई हो जाता कि ठीक है भाई गलत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबल इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल जितने भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोशन में एक जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं, तो इनके अंदर ना एक सेम पीरियोडिसिटी हमें दिखाई देनी शुरू हो गई। ठीक है, ओके, एक रेगुलर चेंज दिखाई देने को मिलता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। याद है आपको मैं भी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताया था कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो एक एक प्रॉपर ना चेंजेस दिखाई देते हैं। सिमिलरली इफ यू मूव डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को पकड़ लो, उसमें देख लो, आपको ये दिखेगा आपका। ठीक है, और दूसरा इसको रिमेंबर करना, इसको समझना, इसको मतलब फिर से रिप्रोड्यूस करना बहुत ही आसान था। तो ये बेटा क्या है, इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में तो सबसे बड़ा डीमेरिट जो है ना यार वो हमारा हाइड्रोजन ही है, बेचारा ये हाइड्रोजन ने मुझे तंग किया हुआ है। हाइड्रोजन जो है कभी कभी एज ए मेटल की तरह काम करता है, कभी कभी एज ए नॉन मेटल की तरह काम करता है, इसलिए समझ ही नहीं आता है मेटल को रखे तो रखे कहाँ पे, ग्रुप 1 में रखे, ग्रुप 17 में रखे, बस एक बार हमने उसको ग्रुप 1 में रख दिया है, अदरवाइज इसका बिहेवियर दोनों के जैसा ही है। तो वो हाइड्रोजन का ऐसा क्यों होता है पोजीशन, इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दूसरा, आपने देखा कि इनर ट्रांजिशन सीरीज जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था मैंने, जो दो हरे हरे ब्लॉक दिखाए थे पीले वाले ब्लॉक के अंदर, उसको अलग से एक बनाना पड़ा ये दिखाने के लिए, मतलब वो उस मेन बॉडी का पार्ट नहीं है, ये उससे अलग उसको बनाना पड़ा। तो ये एक फेल था इस चीज को लेके, बट कोई बात नहीं, हम इसको आराम से स्टडी तो कर ही पाते, कोई बड़ी चीज तो है नहीं है। ठीक है, तो ये इनके क्या है, डिफेक्ट्स है, दो डिफेक्ट्स है। नंबर 1 हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं पता कर पाए, और तीसरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाए। सो दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये डिफेक्ट्स है, डिमेरिट्स नहीं है, डिफेक्ट्स है एक्चुअली ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी स्टार्ट कर लिया है। पार्ट बी के अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया, हमने उसके मेरिट्स के बारे में स्टडी किया, हमने उसके डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।